नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा का चुनावी दंगल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिरसा का चुनावी दंगल अब पूरी तरह से सज चुका है। इस दंगल में जितने भी पहलवान मुख्य रूप से कूदने थे वो कूद चुके हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा उम्मीदवार हैं, जेजेपी की ओर से रमेश खटक हैं, तो इनेलो की ओर से संदीप लोट वाल्मीकि हैं, जबकि बीएसपी की ओर से लीलू राम आसाखेड़ा हैं। ये तो हैं कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार। इनके अलावा कुछ निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन अब मुख्य मुकाबला किसके बीच में होगा और उस मुकाबले में कौन किसको मात देगा, इस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। इस विश्लेषण को सुनने के लिए आपको पहले इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन चुनावी सरगर्मियां तेज होती जाएंगी और इस पर हम विश्लेषण करेंगे। उस विश्लेषण को YouTube पर देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप उसे देख सकें और परख सकें। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लेंगे तब। चलिए बात करते हैं सिरसा के चुनावी दंगल की। चुनावी दंगल की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। अब इसके पिच पर खेलने के लिए पूरी तरह से उम्मीदवारों ने जोर लगा दिया है। हालांकि 6 मई नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और देखते हैं कि अंतिम दिन तक कुल कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते हैं। उसके बाद उन नामांकनों की जांच होगी अगले दिन और फिर उससे अगले दिन नामांकन वापसी की तारीख होगी। जांच प्रक्रिया और नामांकन वापसी के बाद असल मायनों में तस्वीर साफ होने लगेगी कि सिरसा के चुनावी दंगल की असली पहलवान कौन है। खैर फिलहाल हम जिक्र करते हैं कि जो इस चुनावी दंगल में पहलवान आए हैं वे अपने अपने जीत को आश्वस्त करते हुए खूब जोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार अगर नज़र आता है तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का ही नज़र आता है। जाहिर है सियासी गलियारे में भी ये चर्चा है, सट्टा बाजार में भी ये चर्चा है कि इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब इस मुकाबले में किसकी क्या खामियां हैं और किसकी क्या फ़ायदेमंद बातें हैं, इसका भी अब जिक्र कर लेते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों की कॉमन बातें ये हैं कि दोनों कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और दोनों ही जब कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे हैं। और एक और कॉमन बात है कि दोनों हरियाणा कांग्रेस के
प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों के कार्यकाल में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो सका और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का जो संगठन था वह नहीं बन सका। और अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर सके हैं। बिना मजबूती के संगठन के कांग्रेस इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि जब 2014 में जब चुनाव मैदान में उतरी थी कांग्रेस, उस वक़्त भी कांग्रेस ज़्यादा संगठन मजबूत नहीं था, लेकिन 2019 में भी नहीं था। फिर भी 2019 में हरियाणा में कांग्रेस 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ले गई थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी थी। खैर, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल लोकसभा चुनाव का सिलसिला चल रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव की ही बात करना बेहतर रहेगा। अशोक तंवर कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे। हालांकि उनका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अच्छा खासा याराना था, लेकिन वो यारी भी काम नहीं आई। अंततः तंवर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसके बाद अपना फ्रंट बनाया, फिर इनेलो को समर्थन दिया, फिर जेजेपी को समर्थन दिया, फिर टीएमसी में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर इस तरह से अपने सियासी सफ़र को करते करते अंततः बीजेपी की शरण में आ गए और बीजेपी ने उनको सिरसा का उम्मीदवार भी बना दिया इस चुनावी दंगल में। हालांकि 2019 में सिरसा लोकसभा सीट पर कमल का फूल पहली बार खिला था और उस वक़्त बीजेपी की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल थीं, जिन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई और वो सांसद बनी। लेकिन इस बार सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह अशोक तंवर को बीजेपी का उम्मीदवार बनाकर इस चुनावी दंगल में उतार दिया। अशोक तंवर निसंदेह एक जुझारू और संघर्षशील नेता हैं, युवा नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनके ऊपर दल बदल का जो ठप्पा लग चुका है, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बीच किसान के जो आंदोलनकारी हैं, उनकी तरफ से भी उन्हें किसानों का विरोध बर्दाश्त करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। हालांकि वो विरोध तंवर के खिलाफ ज़्यादा नहीं, वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, बीजेपी के सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ नज़र आता है। लेकिन उसका खामियाजा अशोक तंवर को ही भुगतना पड़ रहा है। अब इसका तोड़ तंवर कहाँ तक निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, यह एक अभी तक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि अशोक तंवर कहते हैं कि वो एक किसान के बेटे हैं, एक फौजी के बेटे हैं, घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, और वो यहाँ तक कहते हैं कि जो किसान उनका विरोध कर रहे हैं वो दरअसल वास्तव में किसान नहीं हैं, वो किसी न किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के ओहदेदार हैं और वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं, जबकि असली किसान तो अपने खेत खलिहानों में जुटा हुआ है। खैर, ये बात कहाँ तक मतदाताओं को अपील करेगी,
और इस जवाब को लेकर कितने मतदाता बीजेपी की ओर आकर्षित होते हैं और कितने तंवर की बातों में आते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी के नाम से जाहिर है कि बीजेपी को जो वोट मिलेंगे वो मोदी ब्रांड के नाम से ही बनेंगे, लेकिन इस वक्त इस बार के चुनाव में मोदी का जादू सिर चढ़कर नहीं बोल रहा है। ये ठीक है कि हिंदुत्व के नारे को लेकर, राम मंदिर को लेकर और भाजपा की जो पिछले 10 सालों की जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, उनको गिनाकर मोदी सरकार के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट गिरेंगे। लेकिन क्या वो वोट बहुतायत से गिरेंगे, इसका असल मायनों में चुनाव परिणाम ही बता पाएगा। उधर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है कुमारी शैलजा, जब तक कांग्रेस ने सिरसा के चुनावी दंगल के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, तब तक यहाँ के सियासी गलियारे में यही बात सुनने को मिल रही थी कि अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाती है सिरसा के चुनावी दंगल में, तो शैलजा उस सीट को निकाल सकती है, जीत सकती है। और अब जब शैलजा बन चुकी है सिरसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन उनको आने में काफ़ी देर हो चुकी है। इस बीच बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ यह प्रचारित भी किया जा रहा है कि वो 26 वर्षों के बाद सिरसा की ओर रुख कर रही हैं। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा 2 बार सिरसा की सांसद बन चुकी थी और केंद्रीय मंत्री भी बन गई थी, और उनके पिता श्री स्वर्गीय दलबीर सिंह भी 4 बार सिरसा के सांसद बने और वो भी केंद्रीय मंत्री बने। ठीक उसी पैटर्न पर चलते हुए अशोक तंवर भी 2009 में एक बार सिरसा के सांसद बन गए थे, लेकिन 2014 और 2019 में वो पराजित होते रहे। अब 2024 में अशोक तंवर कुमारी शैलजा को मात देती हैं या कुमारी शैलजा तंवर को मात देंगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुमारी शैलजा यह कहती हैं कि बेशक वो 26 वर्षों के बाद आई हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जब उनको सिरसा के बाद अंबाला से चुनाव लड़ने को कहा तो वो अंबाला में भी जीत कर सांसद बनी और केंद्रीय मंत्री बनी। और अब पार्टी हाईकमान ने सिरसा भेजा है तो सिरसा उनके लिए कोई नया नहीं है और वो भी सिरसा के लिए कोई नई नहीं है। क्यों कि सिरसा के साथ उनके पिता के ज़माने से लेकर और अब तक वो घर घर से वाकिफ़ हैं, और वो इसलिए वो इस चुनावी दंगल में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब देखना यह है कि दोनों उम्मीदवारों की ओर से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं और किसको जिताना चाहते हैं और किसको हराना चाहते हैं, यह तो वो फैसला 25 मई को जब मतदान करेंगे तब ही होगा। हालांकि 25 मई को ईवीएम में इन दोनों उम्मीदवारों के और बाकी जो अन्य जेजेपी के, इनेलो के, बीएसपी के और निर्दलीय उम्मीदवार जो भी चुनाव मैदान में आए हैं
उनके सियासी भविष्य का फैसला 25 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसका चुनाव परिणाम जब 4 जून को आएगा तब पता चल पाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किसको मात देता है, कौन जीत के परचम लहराता है और कौन पराजय का मुंह देखता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।